अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 13 हम स्टार्ट करेंगे और कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एसेंशियल्स ऑफ केमिकल एनालिसिस, जिसमें हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को स्टडी किया था। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन से आज ऑनवर्ड्स जो है वो हम उसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। बेटा दो एप्लीकेशंस जो हैं जनरली हैं लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की। एक ये कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन जो है वो हेल्प आउट करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो है वो डिसोसिएशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, डिसोसिएशन का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का आयनाइज या डिसोसिएट हो जाना, अपने आइंस में कन्वर्ट हो जाना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिसोसिएशन और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी को फाइंड करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन अप्लाई करते हैं। तो पहले डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसके अंदर आयनाइजेशन या डिसोसिएशन यानी कि अपने आइंस में कन्वर्ट होने की एबिलिटी कम हो। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अपने आइंस में बहुत दे आर डिसोसिएटेड टू अ वेरी वीक और वेरी स्मॉल एक्सटेंट। ठीक है, बहुत स्मॉल एक्सटेंट के जो है वो इनमें डिसोसिएशन होती है। एग्जांपल मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, जैसे कि आप ले लें, अब जैसे यहाँ पर हमने जो है जनरली एक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है AB। ठीक है, तो AB अगर 100 मोलेक्यूल्स थे तो बेटा हमने जब उसको अगर तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसका 90 to 100% के करीब जो है ना मोलेक्यूल्स वो डिसोसिएट हो जाएंगे। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये क्या होगा, ये रेशो 1, 2, 3 इतने तक रहेगी। ठीक है, तो दे आर सेइंग दैट वी आर टेकिंग 1 मोल ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट AB और हम इसे डिज़ोल्व करवा रहे हैं V क्यूबिक डेसीमीटर में। अब ये V क्या है बेटा, ये कैपिटल V लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास जो कैपिटल V यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्यूम के लिए। ठीक है, हमने ये नहीं कहा कि हम इसे 10 डेसीमीटर क्यूब में करवा रहे हैं, 20 डेसीमीटर क्यूब में डिज़ोल्व करवा रहे हैं। हम जनरली एक जनरल जो है वो नाम ले रहे हैं यहाँ पर कि वॉल्यूम। ठीक है, इतने वॉल्यूम में जितना भी हो सकता है वो। ठीक है, तो कैपिटल V यहाँ पर वॉल्यूम के लिए कितने वॉल्यूम में हमने 1 मोल ऑफ AB को डिज़ोल्व करवाया। अब इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम स्मॉल x से रिप्रेजेंट करें। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है कि कितनी डिग्री तक या कितनी हद तक उस इलेक्ट्रोलाइट ने डिसोसिएशन शो की है। ठीक है, तो वो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी, हम उसे स्मॉल x से डिनोट करते हैं। एक बात आपके जहन में हो कि ये क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो जाहिर है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो द डिसोसिएशन इज़ रिप्रेजेंटेड एज। अब ये जो डिसोसिएशन है इसे हम जो है वो ये AB हमने लिया हुआ। ठीक है, A पॉजिटिव और B नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। बेटा अगर जब इनिशियल कंसंट्रेशन थी, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने कितनी ली थी, इसकी 1 मोल ली थी। उस टाइम पे अभी क्योंकि डिसोसिएशन स्टार्ट ही नहीं हुई, इनिशियल था ना टाइम अभी, तो ये आपके पास A पॉजिटिव भी उस टाइम पे नहीं बना होगा क्योंकि डिसोसिएशन अभी हुई ही नहीं है, और ना ही ये B नेगेटिव। ठीक है, ये नहीं बने हुए, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिखा हुआ है कि अभी A और B नहीं बने। टाइम गुजरने के बाद जब कंसंट्रेशन चेंज हुई, डिसोसिएशन हुई, तो A के भी x मोल बन गए, x हमने कहा ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और B के भी क्या बन गए, x मोल बन गए। अब इनके x मोल बने हैं, इसीलिए इसमें से AB में से x मोल माइनस हो गए। x हमने नहीं कहा कि कितने हैं, ठीक है, 0.5 है, 0.3 अभी हमने ये बात नहीं की। ठीक है, सिर्फ हम एक आर्बिट्रेरली बात करें। तो बेटा जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन आएगी वो क्या आएगी कि 1 माइनस x मोल AB की कंसंट्रेशन होगी और x मोल A की और x मोल B की, ये कंसंट्रेशंस आएंगी हमारे पास इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, अगर बेटा यही इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशंस को हम जो है वो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ले लें कि यानी कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना लिया था हमने, कैपिटल V, तो यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगा, A के लिए क्या आएगा 1 माइनस x ओवर V, A के लिए x ओवर V और B के लिए भी x ओवर V। ठीक है, क्योंकि V क्या था, हमारा टोटल वॉल्यूम था। अब आपको पता है कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है आपके पास, सॉरी ये रहा। ठीक है, द इक्विलिब्रियम द डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज एक्सप्रेस्ड एज। कैसे एक्सप्रेस करते होते हैं, आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओवर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, A और B है, उनका मल्टीप्लाई कर लें उनकी कंसंट्रेशन को, और रिएक्टेंट क्या है B, तो वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब बेटा जो A की कंसंट्रेशन है वो क्या आई है, x ओवर V,
बी की कंसंट्रेशन क्या आई है, x/v। तो ये हमने ए और बी की जगह उनकी कंसंट्रेशन पुट कर ली। ए बी की कंसंट्रेशन क्या है, a - x/v, तो उसकी जगह पर हमने a - x/v पुट कर दिया। अब x/v और x/v मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x²/v², सिंपल मैथ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 - xv, वो वैसे का वैसे रह गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको पता है जब इस तरह x²/v² लिखा हुआ है तो हम उसको यूँ लिख सकते हैं x²/v² मल्टीप्लाई, अब इसको जो डिनोमिनेटर में था उसको रिवर्स कर देंगे, v/1 - x, ठीक है। पहले 1 - x/v था ना, तो अब ऊपर चला गया तो इसलिए v/1 - x। अब देखें बेटा, यहाँ पे भी ये v है और यहाँ v का स्क्वायर है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, v स्क्वायर का v और v का स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या रह जाएगा, x²/v × a - x, ये आपके पास बच गया, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई होगी आपके बुक्स पे भी यही हुआ है। अब बेटा अगर तो एसिड क्या है, वीक है, ठीक है, या फिर आपका लेट सपोज आपका जो इलेक्ट्रोलाइट था वो कोई वीक एसिड था, ठीक है, या हमने कहा भी है कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो बेटा जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास लेट सपोज x की वैल्यू जो है वो 0.0003 है, ठीक है, इतनी डिसोसिएशन है, तो फिर बेटा जब x की वैल्यू बहुत कम है तो जब आप उसको 1 में से माइनस करेंगे तो 1 पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। x की वैल्यू क्योंकि बहुत कम है तो इसलिए 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ख़ास, इसलिए 1 - x भी आपके पास राउंड अबाउट किसके इक्वल रहेगा, तकरीबन 1 के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए 1 × v आपके पास क्या आ जाएगा, v। तो बेटा जब आपके पास इलेक्ट्रोलाइट वीक हो बहुत ज़्यादा तो फिर k या डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आती है, k = x²/v के इक्वल आती है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, ये बात थी हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अच्छा, और इसको अगर हम दूसरी तरह लिखना चाहें तो x² = k × v भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। v को हम उस साइड पे ले गए हैं यहाँ पे। अब k तो क्या है बेटा, ये क्या है, आयनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अगर आप कांस्टेंट को हटा दें तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना चाहें तो कांस्टेंट भी रिमूव हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, x यहाँ पे आप समझ आ जाएगा, x² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, और दोनों साइड पर अगर अंडर रूट ले लें इस तरह से तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √v, ठीक है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा आपका वॉल्यूम ज़्यादा होगा आपके सोल्यूशन का √ऑफ वॉल्यूम, तो उतनी डिसोसिएशन भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। ये होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये मैंने इसलिए जो है वो यहाँ पे लहदा से भी आपको करके जो है वो बता दिया है, ठीक है। यही बात यहाँ तक आपके पास लिखी हुई है, एग्जांपल देख लीजिएगा, इसको करके देख लीजिएगा। उन्होंने आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने का कहा है, यानी x कैलकुलेट करने का कहा है। उन्होंने आपको साथ k दे दिया है डिसोसिएशन कांस्टेंट, और वॉल्यूम आपने निकालना है, वॉल्यूम बता दिया है वैसे उन्होंने, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हैं x = √kv के फॉर्मूला से, ठीक है। इसके बाद बेटा सॉल्युबिलिटी की बारी, नेक्स्ट हमारे पास जो है सॉल्युबिलिटी थी। अब पहली बात तो सॉल्युबिलिटी होती क्या है बेटा, सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट है जो कि एक गिवन क्वांटिटी या गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सके, ठीक है। आपको पता है हर चीज़ एक लिमिट तक ही सॉल्युबल होती है, एक लिमिटेड वॉल्यूम में, उसके बाद सॉल्युबल होना बंद कर देती है। सिंपल सी आप 8th क्लास से 6, 7 से बल्कि सुनते आ रहे हैं शुगर की एग्जांपल, ठीक है। शुगर आप वाटर में डिज़ोल्व करना शुरू करते हैं, ग्लास में आप 1 चम्मच कर लेते हैं, 2 चम्मच कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, लेट सपोज, उसके बाद उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, जो डिज़ोल्व हो रही होती है वो वाटर में, वो सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, और एक पॉइंट आता है जब आप मज़ीद अगर डालेंगे चीनी तो वो हल नहीं होगी, ठीक है। सेम इज़ द केस विद एवरी सॉल्यूट, ठीक है। हर सॉल्यूट की हर सब्सटेंस की एक लिमिट होती है। तो बेटा वो अमाउंट, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, और वो कुछ सॉल्वेंट ज़्यादातर वाटर ही होता है, ठीक है। सो एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी इज़ ऑफन एक्सप्रेस्ड एज ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, यूनिट क्या है इसका, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि कितने ग्राम कितने डेसीमीटर क्यूब में डिज़ोल्व हुए हैं, ये सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। यूनिट भी ये यूज़ करते हैं हम। अब मोलर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, मोलर का मतलब है ऑफ 1 मोल। तो आपके सब्सटेंस का
कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व हुए हैं 1 डेसीमीटर क्यूब जो है सोल्यूशन में, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने में, इसे हम कहते हैं मोलर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट दैट डिज़ोल्व इन फॉर्मिंग 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द सोल्यूट, इसे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में, फिर ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में नहीं लेंगे। अगर मोलर सॉल्युबिलिटी है तो फिर आप मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में लेंगे। अब बेटा कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। ये काफ़ी थ्योरी जो है वो दी हुई है, मैं आपको इसको शॉर्ट करके बता रही हूँ, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, फिर इसको पूरे को पढ़ लीजिएगा, एक दफ़ा रीडिंग कर लीजिएगा, रीडिंग पर टाइम बहुत लग जाएगा। मैंने इसमें से जो कुछ पॉइंट्स वगैरह निकाले हुए हैं या कुछ देखे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि मेन इसमें बताया क्या हुआ। अब बेटा फैक्टर्स जिन पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, पहली बात तो आपने सुना हुआ होगा, हर चीज़ हर दूसरी चीज़ में सॉल्युबल नहीं होती। ठीक है, एवरी सॉल्यूट इज़ नॉट सॉल्युबल इन एवरी सॉल्वेंट। ठीक है, ये शुरू से सुनते आ रहे हैं आप। पानी में हर चीज़ डिज़ोल्व नहीं हो सकती। जो भी पोलर चीज़ें हैं तकरीबन वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि पानी की अपनी पोलर नेचर है। और जो नॉन पोलर चीज़ें हैं जैसे कि ऑयल है, ठीक है, वैक्स है, आपने देखा होगा वैक्स कभी पानी में डिज़ोल्व नहीं होगी, ऑयल कभी भी पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा, डालेंगे भी तो ऐसे ही अलग-अलग फिरता रहेगा। ठीक है, सिमिलरली सैंड है, ठीक है, वो भी पानी में डिज़ोल्व नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती। वो क्यों? क्योंकि उनकी नेचर मैच नहीं करती पानी के साथ। तो याद रखें, पहली बात तो सॉल्युबिलिटी के लिए है, एक जनरल रूल है दैट लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। ठीक है, शुरू से सुनते आ रहे हैं आप। ठीक है, कि एक जैसी चीज़ें, एक जैसी नेचर की चीज़ें ही डिज़ोल्व हो सकती हैं। यानी पोलर है तो पोलर नेचर की चीज़ में डिज़ोल्व होगा, और अगर नॉन पोलर सब्सटेंस है तो वो भी नॉन पोलर सब्सटेंस में जो है वो डिज़ोल्व होगा। ठीक है, अब इसमें आगे सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इन अनदर कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ 2 फैक्टर्स। कौन से 2 फैक्टर्स हैं जी? वन इज़ द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंसेस टू मिक्स। नेचुरली आपके जो 2 सब्सटेंसेस हैं, यानी पोलर नॉन पोलर वाली बात हो गई कि अगर दोनों पोलर नेचर के हैं, नेचुरल टेंडेंसी है तो आपस में कंबाइन कर जाएंगे, वरना नहीं। ठीक है, सेकेंडली आपके पास ये एंड में इन्होंने एक लाइन भी दी हुई है, जितनी ज़्यादा, अच्छा 2 चीज़ें थोड़ा कंसेप्ट वाइज हैं वो सुन लें बेटा। सॉल्युबिलिटी का जो फिनोमेना है ना, उसमें देखें 2 चीज़ें हैं, एक सॉल्यूट है और दूसरा क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट जो है उसके अंदर सॉल्यूट इंटरेक्शंस होती हैं। ठीक है, जैसे शुगर ले लें तो शुगर सॉल्यूट था, शुगर के अपने मोलेक्यूल्स के अंदर सॉल्यूट इंटरेक्शंस होती हैं। इसी तरह सॉल्वेंट के जो मोलेक्यूल्स होते हैं उनमें सॉल्वेंट इंटरेक्शंस होती हैं। बात समझ आ गई? अब बेटा सॉल्युबिलिटी तब होगी, तब आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा जब सॉल्यूट इंटरेक्शंस जो हैं वो कम हों और सॉल्वेंट इंटरेक्शंस क्या हों? ज़्यादा हों। ठीक है, यानी कि सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट में आप उसको डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं उसकी इंटरेक्शंस अगर ज़्यादा हैं, सॉल्यूट इंटरेक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर आपका सब्सटेंस डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर सॉल्यूट इंटरेक्शन ज़्यादा हैं और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं है तो फिर वो सब्सटेंस डिज़ोल्व नहीं होगा या फिर बहुत कम डिज़ोल्व होगा। तो ये बात उन्होंने की है, द स्ट्रॉन्गर द अट्रैक्शंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मोलेक्यूल्स द ग्रेटर इज़ द सॉल्युबिलिटी एंड लोएस्ट एनर्जी ऑफ द सॉल्वेंट सिस्टम इज़ ऑब्टेन। ठीक है, तो तब क्या होगा कि आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में जो है वो इंटरेक्ट करेंगे, सॉल्युबल हो जाएगा सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट में, और सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक हो गया, एनर्जी कम होगी तो ज़ाहिर है स्टेबल होगा। ठीक है, ये बात हो गई, हमने कर ली कि सॉल्युबिलिटी होती कैसे है। ठीक है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी जो है वो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है, ज़ाहिर है उसकी नेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, उसकी मिक्सिंग कैपेसिटी पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, ये इन चीज़ों पे भी करती है। कंसिडर सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस सिंपल गैसेज इन वाटर। हाँ, एक और बात, गैसेज को अगर कभी वाटर में डिज़ोल्व करवाएँ तो अगर तो गैसेज जो हैं वो आपके पास उनका साइज़ यानी स्मॉल साइज़ मोलेक्यूल की बनी हुई गैस है तो फिर वाटर में डिज़ोल्व कम होगी। लेकिन जैसे जैसे आपके गैस का मोलेक्यूल्स का साइज़ बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी भी वाटर में बढ़ती जाएगी। अब इसका ऐसा क्यों होता है बेटा? जब मोलेक्यूल्स का साइज़ बढ़ता है तो उनमें पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। आपने फर्स्ट एफएससी में भी पढ़ा था कि जैसे आप आई थिंक आपने 4th चैप्टर में पढ़ा था, लिक्विड सॉलिड चैप्टर में, वहाँ लिक्विड्स में आपने पढ़ा होगा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस थी जहाँ पे। ठीक है, वहाँ पर था कि आपके पास जैसे जैसे
साइज़ बढ़ता है मोलेक्यूल का वैसे वैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। तो बेटा जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो या पोलैरिटी बढ़ेगी इंक्रीजिंग मोलेकुलर मैस के साथ, तो फिर आपके पास जो है वो वाटर में ये वो डिज़ोल्व भी ज़्यादा आसानी से हो सकेगी गैस, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है द अट्रैक्टिव फोर्सेज, ये यहाँ पे द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द गैस एंड सॉलिड मोलेक्यूल्स आर मेनली ऑफ द लंडन डिस्पर्शन टाइप विच इंक्रीज विद इंक्रीजिंग साइज एंड मैस ऑफ द गैस मोलेक्यूल। जैसे जैसे गैस का मैस और साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज इंक्रीज़ होती जाएंगी और वो गैस आसानी से वाटर में हल हो सकेगी, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर नहीं होंगी, ठीक है। इसी तरह पोलर लिक्विड्स टेंड टू डिसॉल्व रेडिली इन पोलर सॉल्वेंट्स, ये मैंने बता दिया पोलर सॉल्वेंट्स हैं तो पोलर अगर पोलर लिक्विड है तो पोलर सॉल्वेंट में बड़ी आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। वाटर इज़ नॉट ओनली पोलर बट ऑल्सो एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर के केस में ये आप एक उसकी स्पेशलिटी पढ़ चुके हैं एफएससी में कि वाटर में ना सिर्फ ये कि वाटर पोलर है, ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, बट उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बेटा ये आपके पास अगर कोई ऑर्गेनिक मोलेक्यूल भी है और उसके अंदर अगर कोई पोलर एंड है तो वाटर उसको भी डिसॉल्व कर लेगा, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक पोर्शन के अंदर भी अगर कोई कहीं पे एक पोलर पार्ट है, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वाटर के वो फ़ौरन से उसे, या अगर ऑक्सीजन है तो वो फ़ौरन से उसे जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। दैट इज़ वाई वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। चलें, ये यहाँ तक बात होगी। उसके बाद आयनिक सब्सटेंसेस की बात कर लेते हैं। आयनिक सब्सटेंसेस में बेटा आयन्स होते हैं, ठीक है, और वाटर के अंदर जो है वो आपको पता है वाटर पहले ही पोलर है, आयनिक सब्सटेंसेस भी पोलर होते हैं या आयनिक क्रिस्टल्स भी पोलर होते हैं, तो वो वाटर में फ़ौरन से जो है क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। एक बात तो समझ आ गई कि लाइक डिसॉल्व लाइक वाली बात कि ये भी पोलर है तो वाटर भी पोलर है, ये डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा देखा भी गया है कि कुछ ऐसे आयनिक क्रिस्टल्स हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, आसानी से नहीं होते, ठीक है। तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि बेटा आयनिक सब्सटेंसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक है हाइड्रेशन और दूसरी है लैटिस एनर्जी, ठीक है। इनके बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है। हाइड्रेशन क्या है कि जैसे ही कोई आयन वाटर के अंदर जाएगा वाटर के मोलेक्यूल्स उसे सराउंड कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। लेट सपोज बेटा हमारे पास कोई भी आयनिक सब्सटेंस है, ऐसे रैंडमली हम उसका नाम रख लेते हैं AB, ठीक है। उसमें A जो है वो कैटायनिक पार्ट है और B जो है वो एनायनिक पार्ट है, NaCl फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको जनरलाइज़ कह दिया कि आपके पास जो है A कैटायनिक पार्ट है, B एनायनिक पार्ट है। जब आप इसे डिज़ोल्व करवाएंगे वाटर के अंदर तो बेटा जो तो आपके आयनिक सॉलिड का या आयनिक क्रिस्टल का पॉजिटिव पार्ट है, जैसे ये A है यहाँ पे पॉजिटिव, उसको वाटर का जो नेगेटिव एंड है यानी ऑक्सीजन, ठीक है, वो इस तरह से क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा, ठीक है। इसी तरह जो आयन का नेगेटिव आपके पास नेगेटिव आयन है आयनिक क्रिस्टल का, ठीक है, उसको वाटर का पॉजिटिव एंड, जैसे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन आगे OH लगा हुआ होगा लेकिन वाटर के मोलेक्यूल अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं उस नेगेटिव आयन के सराउंड कि उनका वाटर का जो पॉजिटिव एंड है ये जैसे ये इसको अप सराउंड कर लेगा इस तरह से, ठीक है। समझ आई बेटा? इसको हम हाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये जो एक आयन को वाटर के मोलेक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ है इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन, ठीक है। जितनी हाइड्रेशन ज़्यादा होगी उतनी ही आपका जो कंपाउंड है यानिक सब्सटेंस है वो आसानी से सॉल्युबल हो सकेगा, ठीक है। तो यही बात उन्होंने लिखी हुई है कि वाटर के अंदर जो है वो आयन डाइपोल फोर्सेस काम करती हैं और द अट्रैक्शन ऑफ आयन्स ऑफ वाटर मोलेक्यूल इज़ कॉल्ड हाइड्रेशन, ठीक है। तो जो जितना पानी के जो मोलेक्यूल्स हैं वो आपके आयन के साथ इंटरेक्शन शो करेंगे उतनी हम कहेंगे हाइड्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा फैक्टर क्या बताया था जी, लैटिस एनर्जी, ठीक है। लैटिस एनर्जी क्या होती है, पहले भी पढ़ा हुआ है आपने कि किसी गैसेस जो आइंस हैं उनकी सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए या सॉलिड को वापस गैसेस आइंस में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी का जो चेंज आता है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, लैटिस एनर्जी है। अगर तो बेटा आपके आयनिक क्रिस्टल जो हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, यानी कि वो जो A पॉजिटिव और B नेगेटिव अभी हम बात कर रहे थे, अगर तो A पॉजिटिव और B नेगेटिव के दरमियान जो फोर्स है लैटिस एनर्जी है, यानी कि वो इतनी ज़्यादा है कि वाटर के मोलेक्यूल उसे सराउंड नहीं कर सकते, उसे नहीं तोड़ सकते, तो फिर आपकी जो
वो आयनिक क्रिस्टल है या आयनिक सब्सटेंस है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा। बेशक वो पोलर है, लेकिन लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा है हाइड्रेशन से तो फिर वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट ले लें, अगर लैटिस एनर्जी कम है यानी कि ए नेगेटिव और बी नेगेटिव की जो लैटिस एनर्जी है वो कम है तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो फिर वो सब्सटेंस जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। अब ये जो लैटिस एनर्जी है ये 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, आगे उन्होंने यही बताया हुआ है, ठीक है। एक तो बेटा ये चार्जेस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर तो आपके चार्जेस जो थे जैसे कैटाइन था, ठीक है, अगर तो चार्जेस जो है वो आपके पास जो है वो हाईली चार्ज था, ठीक है, यानी कि देखें +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। अगर तो +1 है तो लो चार्ज है, अगर +1 है तो फिर लैटिस एनर्जी कम होगी, यानी कि आसानी से ब्रेक हो सकता है। इसीलिए जो फर्स्ट ग्रुप के हैं ना, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, +1 चार्ज होता है ना, वो आसानी से वाटर में क्या हो जाते हैं, जाके डिज़ोल्व हो जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, फ़ौरन से नमक आप डालेंगे फ़ौरन से डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो आयन्स हैं जिनकी जो आयनिक चार्ज जिन पर ज़्यादा है, +2, +3, +4 तक जा रहे हैं, वो वाटर में आसानी से डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो आप एक बात समझ लें कि अगर आयनिक चार्ज ज़्यादा है तो फिर लैटिस एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरी बात साइज़, ठीक है, एक तो ये आयनिक चार्ज हो गया, दूसरी चीज़ जो है हमारे पास वो है साइज़, ठीक है। ये जैसे रेडिया लिखा हुआ है या साइज़ समझ लें। तो बेटा जो साइज़ है वो ये है कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा आयन का, वैसे वैसे लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी। बात समझ आई, ठीक है, कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा दोनों आयन्स के रेडियस क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें कम हो रही है, लैटिस एनर्जी कम हो रही है, अब वो आसानी से डिज़ोल्व हो सकेंगे पानी में। लेकिन अगर दोनों आयन्स का क्या है, साइज़ कम है, तो फिर वो डिज़ोल्व नहीं हो सकेंगे आसानी से। नीचे उन्होंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दी हैं डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स में से, इनको पढ़ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, वरना इसके अंदर नीचे आपको एग्जांपल ही दी हुई हैं। बताया हुआ है कि जो फर्स्ट ग्रुप है अल्कली मेटल्स, वो आसानी से उनके जो सॉल्ट्स हैं या उनके आयनिक जो कंपाउंड्स हैं वो आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं +2 वाले, वो सॉल्युबल नहीं हैं। अब आपको याद होगा आपने FSC में पढ़ा था कि जो फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, सेकंड के नहीं होते, ठीक है। उसकी रीज़न यही थी, ठीक है, कि जैसे जैसे आपके पास +2, +3 फिर +4 होते जाते हैं, चार्ज आयनिक चार्ज जो है वो ज़्यादा होता जाता है, वैसे वैसे लैटिस एनर्जी भी बढ़ती जाती है और वो कंपाउंड या वो सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल नहीं रहते, ठीक है। तो यही बात इसमें आगे पूरे पैराग्राफ में की हुई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, वरना इसको पढ़ के मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।